हेलो दोस्तों, पढ़ाकू क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि पीवाईक्यू की सीरीज लेकर चल रहे हैं और पीवाईक्यू की सीरीज में इकोनॉमिक्स का सेक्शन मैं करा रहा हूँ। और आज जो है आपकी पीवाईक्यू की इकोनॉमिक्स की लास्ट क्लास है, क्योंकि इसके बाद आपका पीवाईक्यू खत्म हो जाएगा और आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो एक एक करके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं और फिर उसको खत्म करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर। कौन सा इसमें से फाइनेंशियल सेक्टर का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो फाइनेंशियल सेक्टर का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल सेक्टर का मतलब होता है कि जैसे कि कोई जो पैसा आया उसका इन्वेस्टमेंट कहाँ हो, पैसे को कैसे बढ़ाया जाए, राइज कैसे किया जाए, उसे कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, तो ये सब चीज़ें होती है फाइनेंशियल सेक्टर। जैसे बैंक का काम होता है पैसे का रेट बढ़ाना घटाना। जैसे आप बोल सकते हो ये बैंक हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, इंश्योरेंस हो गया, इन सब चीज़ों का काम, ये सब जो चीज़ें होती है फाइनेंशियल सेक्टर के आती है। लेकिन इसमें कह रहा है कि कौन सा फाइनेंशियल सेक्टर का पार्ट नहीं है। तो कौन सा पार्ट नहीं है? तो पहला है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। हाँ, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाकी जो तीन आप देखोगे, इन्वेस्टमेंट बैंक इन्वेस्टमेंट करने के पर्पज से होता है, तो ये फाइनेंशियल सेक्टर का पार्ट है। कमर्शियल बैंक जैसे SBI हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ये सब। स्टॉक एक्सचेंज, इसमें हम बॉन्ड खरीदते हैं और बेचते हैं, शेयर का खरीदना बेचना, ये सब चीज़ें किस में आती है? सब आता है आपका स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, तो राइट आंसर इज व्हाट? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है विच मेथड इज नोन एज इनकम डिस्पोजेबल मेथड। इनकम डिस्पोजेबल मेथड किसे कहते हैं? ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना कि इनकम डिस्पोजेबल इनकम किसे कहते हैं? तो डिस्पोजेबल इनकम उसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपये आया, आपने 20 रुपये टैक्स दे दिया, तो जो बचा आपके पास 80 रुपये, वो आपका डिस्पोजेबल इनकम हो गया। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इनमें से, जैसे हम नेशनल इनकम जब निकालते हैं, तो नेशनल इनकम निकालते हैं तो इनमें से कौन से मेथड को हम इनकम डिस्पोजेबल के नाम से भी जानते हैं, यानी दूसरा नाम क्या है उसका? इनकम डिस्पोजेबल। तो जो प्रोडक्ट मेथड है, इसको हम वैल्यू एडेड मेथड के नाम से जानते हैं, वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, डिविजिबल मेथड जैसा ऐसा कुछ नहीं होता है जिससे, तो ये है ही नहीं। ठीक है, इनकम मेथड को हम नहीं बोलते, एक्सपेंडिचर मेथड को हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर मेथड को हम बोलते हैं आपका इनकम डिस्पोजेबल मेथड। ठीक है, क्लियर? तो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में ये बताया कि जो बोल सकते हैं कि जो इनकम मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है, उसके बहुत सारे कंपोनेंट बताए। ठीक है, तो उसके कंपोनेंट आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि एक्सपेंडिचर मेथड का कंपोनेंट क्या क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है which economic system generally given prefer to planning to make economic policies। अब देखो बोल रहा है कौन सा ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम, जैसे आपको पता है कि जनरली एक होता है कैपिटलिस्ट, एक होता है सोशलिस्ट और एक होता है मिक्स्ड। तो ये बोल रहा है कि इन तीनों में से कौन सा ऐसा सिस्टम है जो कि प्लानिंग करता है। तो प्लानिंग कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगा। तो गवर्नमेंट, जिसका कंट्रोल गवर्नमेंट पे होगा वही तो करेगा प्लानिंग, राइट? तो सोशलिस्ट हमें पता है, कैपिटलिस्ट जो होता है वो मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट, डिमांड एंड सप्लाई, यानी मार्केट के ऊपर डिपेंड रहता है, मार्केट के ऊपर। तो इसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, लेस इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, और जो सोशलिस्ट होता है ये कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, और जो मिक्स्ड होता है इसमें दोनों होते हैं, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, दोनों मिलकर काम करते हैं, राइट? क्लियर? इतना चीज तो क्लियर हो गया, कैपिटलिस्ट किसे बोलते हैं, सोशलिस्ट किसे बोलते हैं और मिक्स्ड किसे बोलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है विच इकोनॉमिक सिस्टम जनरली गिवन प्रेफरेंस टू प्लानिंग टेक, यानी प्लानिंग कौन करेगा? गवर्नमेंट ही करेगा, जाहिर सी बात है। तो कौन हो सकता है, यानी गवर्नमेंट जहां जहां होगा ये प्लानिंग वाली बात होगी। तो सोशलिस्ट और मिक्स्ड, राइट आंसर हो जाएगा सोशलिस्ट और मिक्स्ड और कैपिटलिस्ट नहीं होगा, क्योंकि कैपिटलिस्ट में हम गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है तो प्लान करेगा नहीं। कैपिटलिस्ट जहां जहां आएगा वहां वहां हटा देंगे हम, कैपिटलिस्ट जहां जहां आएगा वहां वहां हटा देंगे। तो राइट आंसर इज व्हाट? राइट आंसर इज बोथ सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है कि फॉर द ईयर 11-12 द पॉवर्टी लाइन ऑफ अ पर्सन वाज फिक्स्ड एट, अब बोल रहा है कि पर मंथ के हिसाब से। ये 11-12 में जो आया था ना, ये तेंदुलकर कमेटी ने दिया था, तेंदुलकर
कमी। ये कब आया था? 2005-6 में, और इनका रिपोर्ट आया था 8-9 में, ठीक है, 8-9 में। और बोला है वही 2011 में, बोला है कि 2011 में पॉवर्टी लाइन को मेजर करने के लिए अगर कोई पर्सन पर मंथ कितना कमाएगा तो हम बोल देंगे कि भाई वो पॉवर्टी लाइन से क्या है, वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, ठीक है। तो राइट आंसर इज व्हाट? राइट आंसर इज 816। यानी अगर ये किसका था? रूरल एरिया का था। रूरल, अर्बन का कितना था? अर्बन का 1000 रुपया। अगर 1000 रुपये पर महीना कमा रहे, यानी इसका बोल सकते हो पर डे का 27 रुपया पर डे। अगर पर डे पूछ लिया तो 27 रुपये आप डिवाइड कर लोगे तो यहाँ पर भी निकल जाएगा, राइट, क्लियर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 816 इज द राइट आंसर, जो कि क्या बता रहा है कि हमारा वर्ष 2011-12 के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में एक व्यक्ति के लिए गरीबी रेखा की प्रतिमा 816 रुपया, 816 रुपये निर्धारित किया गया था, राइट। इसके जो नीचे होंगे उसको बिलो पॉवर्टी लाइन के कैटेगरी में डाला गया। तो आप समझ सकते हो कि अगर प्रतिदिन 27 रुपये कमा रहे हैं तो उसे गरीब हम नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये काफी कॉम्प्लिकेटेड आप तो चेंज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्वच्छ भारत मिशन का नारा या टैगलाइन हर साल 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो उस टैगलाइन या आप बोल सकते हो कि स्लोगन क्या है स्वच्छ भारत का, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जन धन योजना का टैगलाइन क्या है, क्योंकि मैंने आपको क्लास में बताया जन धन योजना का टैगलाइन क्या है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताओ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक कदम स्वच्छता की ओर, एक कदम स्वच्छता की ओर, राइट। एक कदम स्वच्छता की ओर, एक कदम सफाई की ओर नहीं होगा, एक कदम पर्यावरण की तरफ नहीं होगा, एक कदम सुंदरता की ओर, ये सब नहीं होगा, एक कदम स्वच्छता की ओर होगा। दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राइट। आपको बताना है कमेंट में जन धन योजना टैगलाइन क्या है, ठीक है, कमेंट में बताना है, ठीक है। जन धन योजना का टैगलाइन बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द लिमिटेशन ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन कब आता है? 1965-66, ठीक है। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, ठीक है। आपको फिर बताना है कि कौन सा एरिया था, बोल सकते हो एरिया जो था जो काफ़ी ज़्यादा ग्रीन रिवॉल्यूशन से उसको हेल्पफुल यानी बेनिफिट हुआ था, तो पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी, ठीक है, इतना चीज़। लेकिन आपसे ये नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का क्या लिमिटेशन है, यानी क्या सीमाएं थी या क्या कमियां थी ग्रीन रिवॉल्यूशन की। तो सबसे पहला ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमने फोकस किस पे किया था? तो जो क्रॉप्स थे, जो बोल सकते हो जो फूड, जो राइस और बोल सकते हो राइस और व्हीट, यही 2 क्रॉप्स थे जिस पे हमने ज़्यादा फोकस किया। और इसलिए बोल सकते हैं कि जो पहला ऑप्शन है कि कन्फाइंड टू द लिमिटेड क्रॉप्स, यस राइट, सबके लिए नहीं था, लिमिटेड क्रॉप्स। और कौन कौन से? तो राइस और व्हीट, क्लियर। दूसरा बोल रहा है अनइवन स्प्रेड। अनइवन स्प्रेड मतलब हर जगह सही तरीके से नहीं, कहीं ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला, कहीं एकदम ही नहीं देखना। तो दैट इज द राइट, दोनों ये भी सही है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, पंजाब हरियाणा और पंजाब हरियाणा और वेस्ट यूपी में ही ग्रीन रिवॉल्यूशन देखने को मिला। अगर ग्रीन रिवॉल्यूशन सही तरीके से इम्प्लीमेंट होता और सही तरीके से इसका बोल सकते हो इसका इम्पैक्ट अगर होता हमारे पूरे ऑल ओवर द कंट्री, तो बिहार, वेस्ट बंगाल, बोल सकते हो बिहार वाला इलाका, मध्य प्रदेश वाला इलाका में हमें प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती किसानों से रिलेटेड, राइट। तो अनइवन इज द राइट आंसर, कन्फाइंड टू द लिमिटेड क्रॉप्स, ये भी राइट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि हम राइस और व्हीट काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन, पल्सेस में आज भी हम इंपोर्ट करते हैं, राइट। बहुत सारे ऐसे फूड ग्रेन है जिसे हमें आज भी इंपोर्ट करना पड़ता है। तो दैट्स द मेन प्रॉब्लम। इसलिए हमने क्या किया, इसलिए इसका ग्रीन रिवॉल्यूशन का क्या हो सकता है, लिमिटेशन हो सकता है, राइट। तो दोनों इसका सही आंसर, बोथ इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक रिफॉर्म वे आर इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट अंडर द लिबरलाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है बताओ। जब लिबरलाइजेशन कब आया? तो 1991, एलपीजी मॉडल, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि जब लिबरलाइजेशन आया तो इसमें किस सेक्टर में हमने ज़्यादा किया? क्या हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में किया, इंडस्ट्री सेक्टर में किया, फाइनेंशियल सेक्टर में किया? तो ऑप्शन इसमें है, ठीक है। तो ऑप्शन इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं। जब हम एलपीजी मॉडल अडॉप्ट किए थे ना, तो एलपीजी मॉडल के बाद यानी 1991 के बाद एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन था हमारा घट गया था।
तो एग्रीकल्चर में हमने नहीं किया था। तो एग्रीकल्चर जहाँ जहाँ है उसे निकाल दो, एग्रीकल्चर जहाँ जहाँ है उसे निकाल दो, एग्रीकल्चर जहाँ जहाँ है उसे निकाल दो। तो राइट आंसर इज व्हाट, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल सेक्टर में हमने रिफॉर्म किया, लिबरलाइजेशन लाया। तो क्या किया हमने, इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल सेक्टर में इंप्रूव। अब इंडस्ट्रियल में इंडस्ट्रीज पॉलिसीज को हमने चेंज किया। हमने क्या किया था, हमने जो जो बोल सकते हो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जो एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म आया था जो 1956 में आया था, उसमें हमने क्या किया था, डिवाइड किया था कि ये इंडस्ट्रीज सिर्फ गवर्नमेंट ही करेंगी, ये इंडस्ट्रीज सिर्फ प्राइवेट करेंगी, ये इंडस्ट्रीज में दोनों रहेंगी। तो वो सब चीज़ें हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर में हटा दिया और कुछ ही सेक्टर में हमने रखा कि लाइसेंस सिस्टम रहेगा और गवर्नमेंट काम करेगी। बाकी सारे सेक्टर में हमने प्राइवेट का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा दिया। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में चेंजेस किए। और फाइनेंशियल सेक्टर को रेगुलेटर से हमने क्या बना दिया, फैसिलेटर बना दिया कि आपको रेगुलेटर नहीं बनना है, फैसिलेटर बनना है, फैसिलेट करना है, सपोर्ट करना है, इनहेंस करना है। ठीक है, उस पर कंट्रोल नहीं करना है। राइट, तो ये दो चीज़ें हमने किया किसमें, राइट, किसमें किया हमने, रेगुलाइजेशन में। एग्रीकल्चर में हमने नहीं किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट ओवरऑल ग्रोथ टारगेट ऑफ इंडियाज फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब से कब तक का था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में 3 चीजें पे ध्यान, एक एग्रीकल्चर, दूसरा कम्युनिटी डेवलपमेंट, और तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। क्लियर, तो ये 3 चीजें हमें फर्स्ट 5 ईयर प्लान से याद रखनी है। अब बोल रहा है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो ओवरऑल ग्रोथ क्या था वो था 3.5%। ठीक है, क्लियर, यानी आपको हर 5 ईयर प्लान का मतलब हर साल के जो 5 ईयर प्लान है उसमें आपको ये देखना है कि किस 5 ईयर प्लान में टारगेट कितना रखा गया, अचीव कितना हो। वो जब मैं आपको 5 ईयर प्लान, मैंने 5 ईयर प्लान में पिछले क्लास में बताया भी है, बहुत का बताया भी है। ठीक है, तो आप प्रीवियस लेक्चर देखकर आप ये रिमाइंड भी कर सकते हो। ठीक है, अब हाँ, अब जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज पर द डेटा रिलीज बाय द सेंट्रल मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CME फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, यानी रिकॉर्डेड द लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट एट 0.9%। किस स्टेट में, किसके अकॉर्डिंग, CMI के अकॉर्डिंग लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट 0.9% किस स्टेट में था, ये आपको बताना है। तो ये 2022 का डेटा है। ठीक है, ये जब आप नया डेटा आएगा तो वो मैं आपको पढ़ा दूंगा जब आपकी क्लासेस होंगी, तो उसमें अलग अलग करके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है वो मैं एक अलग से लेक्चर लेकर आऊँगा, उसमें मैं आपको सारा करा दूंगा। ठीक है, तो इसके अनुसार इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा से क्या याद रख सकते हो, उड़ीसा से फाइनेंशियल हेल्थ में ये पहले नंबर पे है। ठीक है, और क्या याद रख सकते, सुभद्रा योजना ये याद रख सकते हो। और क्या याद रख सकते हो, यहीं पे आपका प्रवासी भारतीय दिवस अभी हुआ है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। डेट आपको बताना है, 8 डेट आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, क्लियर। हरियाणा से ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मध्य प्रदेश से मैंने आपको बहुत बार बता दिया है कि मध्य प्रदेश से इंदौर आपका क्लीनेस्ट सिटी है, वो चीज़ है। राजस्थान से भी ऐसा कुछ खास नहीं है। तो इंपॉर्टेंट क्या हो गया हमारे लिए, उड़ीसा। तो उड़ीसा हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर। तो चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि PYQ की सीरीज मैंने टोटल अप्रॉक्स 20 क्लासेस हो चुकी हैं। तो इतने सारे PYQ मैंने आपको करा दिए जिससे आपका जो भी एग्ज़ाम आने वाला है दिल्ली पुलिस से रिगार्डिंग, वो आपको क्वेश्चन समझने में आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। और साथ ही साथ जब मैं क्लासेस लेकर आऊँगा तो उस क्लासेस में हम क्या करेंगे, डिटेल में एनालिसिस करेंगे और वही पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फालतू चीज़ें हमें नहीं पढ़नी। ठीक है, चलिए, ओके, धन्यवाद। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी आए और हमारे जो भी कंसेप्ट है उसको समझने की करें। ठीक है, थैंक यू।